हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 22 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों? लोकपाल। एक्चुअली क्या है, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? इसकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, है ना। कंट्रोवर्सी क्यों हो रही? क्योंकि ये एक मतलब आप समझ लीजिए एंटी करप्शन और अथॉरिटी, मतलब करप्शन को रोकने के लिए एक अथॉरिटी है जो उससे रिलेटेड का मतलब जो भी केसेस होगी उसको सॉल्व करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो इसने क्या किया ना दोस्तों, अभी 7 लग्जरी BMW कार्स होती हैं ठीक है, उसको खरीदा है, मतलब खरीदने के लिए सोच रहा है और मतलब कंपनियों को बीडिंग लगाने के लिए भी बोला गया है। ये जो 7 लग्जरी BMW कार है, इनमें से एक जो होगी वो चेयरपर्सन की हो, बाकी जो होगी 6, वो जो 6 अदर मेंबर होंगे ऑफिशियल यूज के लिए उनको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? लोग बोल रहे हैं भाई जी इनको मतलब करप्शन रोकने के लिए बुलाया गया है कि मतलब ये देश का पैसा खर्च करने के लिए आए हुए हैं ना। तो ये सब चीजें कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इस बीच में हम लोग के लिए इतना नहीं जानना जरूरी है क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग बस ये जानेंगे लोकपाल होता क्या है दोस्तों। तो लोकपाल अगर आप देखेंगे तो लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब हुआ कि मतलब किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया हो पार्लियामेंट में, ठीक है। अब तो वो एक्ट क्या था दोस्तों? वो एक्ट था लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, जिसको पास किया गया था एज पर आर्टिकल 252 मतलब आर्टिकल में क्या है ना दोस्तों, जो स्टेट्स होते हैं ना, अगर एक दूसरे से सामंजस्य बैठाएं, मतलब हाँ कोई अगर मतलब जो उनके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने के लिए होता है तो उसको पार्लियामेंट बना सकता है उनसे, मतलब एक बार पूछ के अगर सहमति बन जाए सभी स्टेट्स में तब, ठीक है। इसको बाद में डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है। बस ये जान लीजिए ये एक्ट जो है इसी आर्टिकल के थ्रू मतलब पार्लियामेंट में लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है मतलब नेशनल लेवल पे काम करता है। कौन? मतलब लोकपाल जो है नेशनल लेवल के लिए बना है और जो लोक आयुक्त होता है ये स्टेट लेवल के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए लोकपाल को ही कहा जाता है डिफेंडर ऑफ पीपल और पीपल्स फ्रेंड, ठीक है। ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है और एक ऑम्बड्समैन है। ऑम्बड्समैन मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो कि मतलब लोगों मतलब एक मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो पर्टिकुलर किसी चीज पे मतलब इन्वेस्टिगेट करती है, फैसले सुनाती है, मतलब किसी के मतलब दबाव में नहीं काम करती है, ठीक है। वैसी एक बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उन्हीं को ऑम्बड्समैन कहा जाता है। स्टेब्लिश हुए थे इसी कंट्री में लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, ठीक है। और उसके अलावा जान लीजिए कि ये क्या काम करती है, तो ये तो मेन तो आप जान लीजिए एंटी करप्शन वाली है। तो मतलब जितने भी एलिगेशन होंगे करप्शन से रिलेटेड या कोई अपने पावर का मिसयूज करता हो, है ना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और सजा दिलाने के काम करते हैं, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक तो चेयरपर्सन हो ही गए, ठीक है, एक हो गए चेयरपर्सन। उसके अलावा बाकी जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम अप टू 8 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए ये जो टोटल मेंबर है इनमें से मतलब चेयरपर्सन को भी लेके बोल रहा हूँ, इनमें से कम आधे जो होने चाहिए वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए, मतलब जैसे कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, मतलब इस टाइप के मतलब पोजीशन को होल्ड किए हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है। और उसके अलावा मतलब आप समझ लीजिए जो बाकी बचे हैं वो उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर एंटी करप्शन पॉलिसीज में उनका रोल रहा हो, या फिर मान लीजिए लॉ में कुछ काम किया हो, या फिर विजिलेंस मतलब जो मतलब करप्शन को रोकने के लिए काम करते हैं ना, विजिलेंस में रहा हो, या बैंकिंग सेक्टर में उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, वो बाकी आधे उससे होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए यही जो टोटल है ना, एक चेयरपर्सन प्लस अदर मेंबर्स में, इन्हीं में से 50% जो होंगे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वो अदर बैकवर्ड क्लास हो गए, या फिर माइनॉरिटीज वाले कम्युनिटी हो गए, ठीक है, या फिर उसके अलावा आपके वुमेन्स हो गए, इनमें से होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे? तो इनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो मतलब जो एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उनके अलावा उस मतलब कमेटी में मतलब स्पीकर होते हैं लोकसभा को, और जो मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना, जो कि राहुल गांधी जी हैं, है ना, अभी हाल फिलहाल में, तो वो होंगे, ठीक है, लोकसभा के। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर अगर ये नहीं है तो ये अपने द्वारा किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो जाए उनके बिहाफ में और मतलब इसमें मतलब अपना पार्टिसिपेशन करे, ठीक है। और एक एमिनेंट जूरिस्ट मतलब जिसको काफी अच्छा नॉलेज हो, और वो नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसके हेड पीएम होते हैं, और इसके अलावा जो मेंबर होते हैं स्पीकर 1 हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन 2 हो गए, सीजीआई या फिर उनके द्वारा कोई नामित किया हुआ मतलब सुप्रीम कोर्ट जज 3 हो गया, और एक एमिनेंट जूरिस्ट 4 हो गए। मतलब टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, और ये पांचवें कौन है? पीएम। मतलब 5 लोग होते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद समझ लो इनका किसके किसके ऊपर अथॉरिटी है, किसके किसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, वो ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए ये प्राइम मिनिस्टर पे भी अगर करप्शन का चार्ज लगा तो उसको भी ये देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हेड है इस सिलेक्शन कमेटी के तो इनके ऊपर कुछ नहीं दोस्तों, ये अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी करप्शन का चार्ज लगा तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करके उनको सजा दिलवा सकते हैं। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर हो गए या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, और उसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी, सब के खिलाफ ये लोग केस कर सकते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टिगेट करने पे सब अगर सबसे सही मिला सजा भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किस पे अथॉरिटी रहती है? इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, मतलब उसके ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ जो भी उसमें काम करते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट बोर्ड्स हो गए या कोई कॉर्पोरेशन हो गए, सोसाइटीज़ हो गया या ट्रस्ट हो गया जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो, या कोई ऑटोनोमस बॉडी भी हो जिसको मतलब फंड किया हो गवर्नमेंट ने या फिर कंट्रोल कर रही हो, मतलब जिसका मतलब 51% भी मालिकाना हक हो गवर्नमेंट का, तो वो सब में ये लोग इसके ऊपर अथॉरिटी है, चेक कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे करप्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब फॉरेन से मतलब आप समझ लो डोनेशन ले रही हो, वो भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कभी भी जो भी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं उस पर नहीं काम करते हैं या फिर उनके वोट पे काम नहीं करते हैं कि वहाँ पे जो वोट रहे, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और ये किसी के मतलब एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए मतलब इनको खुला हाथ दिया गया है। ठीक है, कोई ऐसा गलत कर सकता है तो आप ये मतलब कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज और वही स्टेट लेवल पे आपका लोक आयुक्त आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025। इसके थ्रू क्या है ना दोस्तों मतलब कौन कितना माइनिंग को अच्छे से कर रहा है सस्टेनेबल रूप से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खनन कर ले रहा है या फिर ऐसा नहीं मतलब कि वो मतलब सस्टेनेबिलिटी को खराब कर रहा है या नेचर को ज़्यादा खराब कर रहा है, मतलब उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कौन कितने पर्टिकुलरली मतलब अच्छे से कर रहा है माइनिंग और किसके पास कितना ज़्यादा रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को मिला जुला के मतलब कंपटीशन को सही मतलब कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ों को करने के लिए ये इंडेक्स लाए, तो सारे मतलब कम से कम 70+ मतलब पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड होती है रैंकिंग। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जो है रैंकिंग में एक ही ध्यान रखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही लाएगा, ऑब्वियसली बात है। इसमें 3 कैटेगरी में डिफाइन है, एक तो जिसके पास सबसे ज़्यादा हायर मिनरल वेल्थ है, उसके बाद मॉडरेट वाले हैं, उसके बाद लॉ सबसे कम वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहले नंबर पे जो है उनको याद रखिएगा। अगर कैटेगरी ए देखेंगे तो हाई मिनरल वेल्थ में तो मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे आता है। कैटेगरी बी में देखेंगे तो मॉडरेट मिनरल वेल्थ में तो नंबर 1 पे आता है गोवा। कैटेगरी सी में देखेंगे तो लो मिनरल वेल्थ में कौन आता है तो पंजाब आता है नंबर 1 पे। यही इतना ही ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या होता है दोस्तों, ये मार्कंड रिवर है। ये एक्चुअली क्या है ना काफी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो इसके प्रदूषित होने का कारण क्या है ना मतलब जो मतलब एनजीटी है, मतलब आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। ठीक है, उसने कहा है किसको, मतलब जो हिमाचल और हरियाणा का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उनको कहा है कि आप लोग अपनी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट इसमें सबमिट करिए उसके पॉल्यूशन के कारण के लिए, है ना, मतलब सारी चीज़ें उनको डिटेलिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये जब आया तो न्यूज़ में ये भी इंपॉर्टेंट होगा मार्कंडा रिवर कौन है। ठीक है, मार्कंडा रिवर जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो इसका रूट एक बार देख लीजिए फिर हम लोग इसको बात करते हैं ना। अगर इसका रूट देखेंगे आप तो ये देखिए ये मार्कंडा रिवर यहाँ से आ रही है, ये आ रही है मतलब ये आप समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश से होते होते फिर यहाँ पे आती है। ठीक है, किसमें, हरियाणा में, और हरियाणा में जाके ये किस मिल जाती है, घग्गर रिवर से। ठीक है, अब ये जान लीजिए किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, ये ट्रिब्यूटरी हुई घग्गर रिवर की। ठीक है, कहाँ पे फ्लो करती है तो हिमाचल प्रदेश में पहले फ्लो करती है फिर हरियाणा में आती है। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है ये शिवालिक हिल्स है जो हिमाचल प्रदेश में, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, और ये इस्माइलाबाद है हरियाणा में कोई जगह, वहाँ पे जाके इसको मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं मतलब उसके प्रदूषण से या फिर नुकसान से रिलेटेड वो सारी चीजें यही देखती है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है दोस्तों, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 2010 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो भाई किसी एक्ट के थ्रू बना होगा, तो वो इस बोर्ड एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, और ध्यान रखिए पूरी दुनिया में इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री है जिसने कुछ ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया हो जिसके द्वारा मतलब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किया जाए। तो बाकी 2 कौन से हैं, तो बाकी 2 हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरी कंट्री इंडिया है जिसने की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। ठीक है, उसके बाद इसके चेयरपर्सन अभी करंट में देखेंगे तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। और किसके अंडर में आता है एनजीटी, तो दोस्तों अब ये अगर उस तरह के काम देख रही तो लॉ के अंडर में आएगी ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर। ये है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये है आपका IFA शील्ड 2025। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, इस बार विनर कौन है तो मोहन बगान है, रनर कौन है तो ईस्ट बंगाल है। ठीक है, ये नेशनल लेवल की फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसको मतलब IFA कराता है। IFA क्या है? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और प्रेसिडेंट कौन है? अजीत बनर्जी जी है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों तुवालू। क्या है दोस्तों? तुवालू। तुवालू की पोजीशन अगर आप देखेंगे, एक सेकंड देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए, अगर मैप में एक बार देख लेते हैं हम लोग ना, फिर इसको डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, मैप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ओशनिया वाला पार्ट है दोस्तों। ओशनिया मतलब खुद ही 4 पार्ट में डिवाइड है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये रहा तुवालू। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ डिवाइडेड है, तो ये देखिए एक पोलिनेशिया हो गया। ठीक है, ओशनिया है, पूरा ओशनिया है। एक पोलिनेशिया है जिसमें ये आ गया। ठीक है, तुवालू भी इसी में आता है पोलिनेशिया में। एक मेलानेशिया है, ठीक है, जिसमें पपुआ न्यू गिनिया हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यू कैलेडोनिया हो गया, इसमें तो काफ़ी विवाद चल रहा था। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया मेन जो आता है वो आ जाता है। उसके बाद माइक्रोनेशिया आ गया, इसमें देखिए आप मार्शल आइलैंड हो गया, किरबाती हो गया। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, नौरू आइलैंड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ये न्यूज़ में है क्यों। ये न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये 90th मेंबर बन गया है किसका? IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आप समझ लीजिए, प्लांट हो या जानवर, मतलब पौधा हो या जानवर, उनकी जो मतलब स्पीसीज है, उनका क्या स्टेटस है, चाहे मतलब खत्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, या फिर अच्छी क्वांटिटी में है, तो उस लिस्ट को, ये रेड लिस्ट को ये मतलब शो करता है IUCN। ठीक है, उनके प्रिजर्वेशन में काम करता है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है तुवालू की? तो तुवालू है आपका मतलब कैपिटल फूनाफाती है। इसका कैपिटल कौन, PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर फेलाती तियो। ठीक है, आइलैंड कंट्री है ओशनिया में, वही मैं बता रहा हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड है, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, और IUCN का अगर देखेंगे तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये मतलब नेचर से रिलेटेड काम करती है, नेचर में मतलब वाइल्ड लाइफ भी, और उसका आपका मतलब जो प्लांट है या पौधे हैं या पेड़ हैं उनके लिए भी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज की करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। थैंक यू।